चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का दूसरा पार्ट है मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब ये है कि हम डेटा को किन किन तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें राइटर ये कहता है कि आपने कभी टेलीविज़न पर कोई रिपोर्ट देखी होगी, कोई शो देखा होगा जिसमें कि एक जो जर्नलिस्ट है वो बच्चों से यानी हाउस वाइफ से और जनरल पब्लिक से सवाल करते हैं, जैसे कि बच्चों को वो एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरह से हाउस वाइफ को किसी ब्रांड ऑफ सोप, किसी साबुन के ब्रांड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर आम पब्लिक से वो जर्नलिस्ट क्या कर रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सवाल करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, आने वाले इलेक्शन में इसको कितनी सीटें मिलेंगी एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो भी वो रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको हम क्या कहते हैं, द पर्पज़ ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन इज़ टू डू अ सर्वे फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे क्या करते हैं कि सर्वे करते हैं जिससे आप डेटे को कलेक्ट कर सकते हैं। हमें एक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, या फिर रिज़ल्ट के बारे में एट्सेट्रा। तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो 3 बेसिक तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के। कौन कौन से? एक तो हो गया पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू हो गया खुद जाके पर्सनली तौर पर 1 बाय 1 पर्सन के पास जाना, उनसे बात करना और उनसे डेटा कलेक्ट करना। दूसरा है मेलिंग, जिसको हम ईमेल के थ्रू या किसी भी इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड वहाँ से रिकॉर्ड करके तो हमें भेज दे। और पर्सनल इंटरव्यू सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू क्या है? ये मेथड तब यूज़ होती है जब रिसर्चर सभी लोगों तक ईजिली पहुँच सकता हो, एक्सेस टू ऑल मेंबर्स। यानी तब पर्सनल इंटरव्यू तब यूज़ होता है जब रिसर्चर जो है वो हर किसी पर्सन के पास पहुंचने की कैपेसिटी रखता हो, हर किसी पर्सन के पास जा सकता हो, तब ये वाला मेथड जो है यूज़ किया जाता है। क्योंकि रिसर्चर जो है इसमें रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर वो सामने बैठकर लोगों से बात करता है, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो फेस टू फेस जब जाके बात कर रहे हैं तो उसको उन लोगों के सामने जाना होता है। तो इसमें जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो हर किसी रेस्पोंडेंट के पास जाता है, उसको बिठाकर तो जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जो स्टडी होती है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू है ये बहुत सारी वजूहात हैं कि इसको हम प्रेफर करते हैं। कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिनसे हम पर्सनल इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ इंटरव्यू, जैसे कि मेलिंग वाला है एट्सेट्रा है। तो उससे हम पर्सनल इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी क्या वजह है देख लेते हैं कि किन किन वजूहात की वजह से हम पर्सनल इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर्सनल कंटेक्ट इज़ मेड बिटवीन द रेस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यू। इनके बीच में पर्सनल कंटेक्ट बन जाता है, आमने सामने बैठ के रेस्पोंडेंट और ये आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात होता है। जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। मतलब वो रेस्पोंडेंट को क्या करता है कि वो रेस्पोंडेंट को समझा सकता है। अगर कोई डाउट हो उसको रिगार्डिंग तो वो क्लैरिफाई भी कर सकता है कि क्यों इस तरह की स्टडी की जा रही है, मैं इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक, द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द रेस्पोंडेंट टू एक्सपेंड ऑन आंसर दैट इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि जब वो आमने सामने बैठे होते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है किसी पार्टिकुलर सेक्शन, किसी पार्टिकुलर बात के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी को एक क्वेश्चन पूछा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा लाइक करते हैं, 3-4 पॉलिटिकल पार्टी हमने दे दी, फलानी पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी सी, 3 ऑप्शन दिए हुए। तो जो रेस्पोंडेंट होगा उसने सपोज अगर उसने ये बोला कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी ए पर ज़्यादा वो लाइक करता है, तो फिर हम उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं कि क्यों पार्टिकुलरली आपको पॉलिटिकल पार्टी ए ही पसंद है, बाकी वाली क्यों नहीं। तो इस तरह से जो है वो इस आमने सामने वाले इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर और रेस्पोंडेंट होता है उनमें हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा या वो समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो वो उसको आसान भाषा में समझा भी सकता है कि बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आप इसमें क्या आंसर देना पसंद करोगे। इसके अलावा मतलब लोगों के जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी जो इंटरव्यूअर होता है वो रेस्पोंडेंट की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उससे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पता चल जाता है कि ये शख्स ये बात जो है वो दिल से कह रहा है या ये किसी पॉलिटिकली तरीके से कोई आंसर कर रहा है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझकर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ये भी एक फ़ायदा है पर्सनल इंटरव्यू का। अब इसके कुछ डीमेरिट भी देख लेते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। इस जो पर्सनल इंटरव्यू है इसके कुछ डीमेरिट भी है। एक तो ये एक्सपेंसिव है कि इसमें क्या हमें ट्रेंड इंटरव्यूअर चाहिए, आम आदमी को हम इसको भेज नहीं सकते। ठीक, इसके लिए हमारे पास एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो इस तरह का आदमी चाहिए। एक किसी लेमैन को हम इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए नहीं भेज सकते। दूसरा ये है कि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, मतलब आपको हर किसी पर्सन के बाद पर्सनली तौर पर जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको। जब उसके पास टाइम होगा तब उसको बुला के उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार रिसर्चर के सामने लोग अपने असली विचार बताने से हिचकिचाते भी, जो वो रियली क्या फील कर रहे हैं, बेसिकली वो रेस्पोंडेंट जो है वो क्या फील कर रहा है। तो वो उसके सामने जब आमने सामने बात होती है, तो जब आमने सामने कोई बंदा बैठा हुआ होता है, तो वो कई बार अगर किसी कोई पर्सनल लेवल की स्टडी है, तो पर्सनल लेवल की स्टडी में वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को बताने से थोड़े घबराते हैं या डर जाते हैं। अब मेलिंग क्वेश्चनियर में क्या होता है कि ये दूसरा तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, ये दूसरा तरीका है मेलिंग क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो क्वेश्चन ईयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को मेल के थ्रू भेज देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि गिवन टाइम पीरियड में वो उसे कंप्लीट करके वापस भेजें। अच्छा, इसका सबसे मेन फ़ायदा ये है, इस वाले मेथड का सबसे मेन एडवांटेज के ये है, यानी इसका बेनिफिट ये है कि ये जो मेथड है ये लेस एक्सपेंसिव है। आपका कोई खर्चा नहीं, ईमेल के ज़रिए आपने भेज दिया तो वो रिस्पॉन्स करके वापस भेज देगा, तो इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और इसके अलावा ये रिमोट एरिया के लिए भी एक्सेस कर सकता है, जहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है उस एरिया के लिए भी, ये जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है तो वहाँ पर इसको ईज़िली हम ईमेल के थ्रू भेजकर तो रिस्पॉन्स को वापस ले सकते हैं। तो इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि ये जो हमारा जो इंटरव्यूअर होता है, जो रेस्पोंडेंट है, वो इंटरव्यूअर जो होता है वो ताकि रेस्पोंडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो सके, उसको किसी तरह से मुतासर ना कर ले, यानी ऐसे कि उसके प्रेशर में आके कोई आंसर ना दे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर रेस्पोंडेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, अपनी जगह पर बैठा होता है, उसको जो अच्छा लगे, जो रियल पिक्चर होती है उसी को वो आंसर करता। जो रेस्पोंडेंट होता है इस वाले मेथड में, रेस्पोंडेंट के पास सफिशेंट टाइम होता है, वो आराम से सोच के जो आंसर सही होता है वही कर सकता है। मतलब इसमें रेस्पोंडेंट के पास काफ़ी टाइम होता है तो वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। ओके, तो आजकल ऑनलाइन सर्वे या एसएमएस के ज़रिए सर्वे भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। आपको पता ही है एसएमएस के ज़रिए भी सर्वे होते हैं, आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आते होंगे, उनसे भी आपको सर्वे पूछा जाता है। तो ये ऑनलाइन सर्वे भी काफ़ी हो गए हैं। तो क्या आपको पता है कि ऑनलाइन सर्वे कैसे किया जाता है? कैसे, इसमें कहता है कि पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि ऑनलाइन सर्वे कैसे किया जाता है? द डिसएडवांटेज ऑफ मेल सर्वे, मेल सर्वे के क्या क्या नुकसान होते हैं? तो मेल सर्वे में सबसे मेन चीज़ ये है कि जो रेस्पोंडेंट होता है उसके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आई, अगर उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो तुरंत उसको कोई हेल्प नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो उसकी कोई भी हेल्प उस वक़्त नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि मेल सर्वे में लोग या तो फॉर्म अधूरा भेजते हैं या वापस ही नहीं भेजते, या कभी फॉर्म पोस्ट में खो जाता है, इसलिए रिस्पॉन्स रेट लो होता है। रिस्पॉन्स रेट जो है वो इस वाले में क्या होता है कि इस वाले में रिस्पॉन्स रेट जो है वो बहुत ही लो होता है। हालांकि ये बहुत ही मतलब इसको इकोनॉमिकली है, बहुत ही इकोनॉमिकली है, जिसमें हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हमने एक आधे घंटे में या 10 मिनट में मेल जो है वो 5,000 लोगों को, 500 लोगों को हमारे पास
एक ही बार सेलेक्ट करके 500 लोगों को 400 लोगों को भेज दिया, बहुत ही कम टाइम में हम 400-500 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चनर भेज सकते हैं। तो वो आराम से, उनको 1 या 2 दिन का समय देते हैं तो वो आराम से पढ़ के वापस भेज सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, एक तो ये ठीक है टाइम इसमें कम लगता है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें लोग जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं कि एक तो जो रेस्पोंडेंट है वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ नहीं सकता। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जब वो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो फॉर्म को आधा अधूरा भेज देते हैं या फिर वापस ही नहीं भेजते, या अगर भेजते हैं तो रिस्पॉन्स रेट कम होता है, तो या अगर भेजते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिलता ही नहीं है। थर्ड वन जो है लास्ट वाला टेलीफोन इंटरव्यू है। टेलीफोन के ज़रिए भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन में इंटरव्यू में रिसर्चर जो है फ़ोन पर सवाल पूछता है, मतलब टेलीफोन करके इंटरव्यू जो है वो इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चन पूछता है। तो टेलीफोन पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू के मुकाबले में सस्ता होता है और जल्दी हो जाता है। इस तरह से इस वाले तरीके से जो रिसर्चर होता है वो रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशंस और क्वेश्चन को समझाने के लिए वो फ़ोन पर भी समझा सकता है। तो जब कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से हिचकिचाते हैं, तो इस तरह से टेलीफोन वाला जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है ये बेहतर होता है, इज़ बेटर, क्योंकि लोग जो हैं सामने बैठकर वो हिचकिचाते हैं आंसर देने के लिए, किसी भी सवाल का जवाब देने से वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है इस वाले का कि सभी लोगों के पास फ़ोन नहीं होता, सारे लोग एसेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं होता कि वो ये इस तरह का सर्वे जो है कंडक्ट करने के लिए हर किसी के पास फ़ोन चाहिए, तो सभी के पास फ़ोन नहीं होता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। पायलट सर्वे, व्हाट इज़ पायलट सर्वे? पायलट सर्वे वो वाला सर्वे होता है कि ये सर्वे से पहले एक टेस्ट होता है। सर्वे से पहले एक छोटा सा टेस्ट करना होता है। जब आपका क्वेश्चनियर रेडी हो जाते हैं, जब क्वेश्चनियर आप तैयार कर लेते हैं कि ये सवाल मैंने फलानी रिसर्च को करने के लिए ये सवाल मैंने जाके पब्लिक से पूछने हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि एक छोटे ग्रुप के साथ ट्राई आउट करना चाहिए, जिसे पायलट सर्वे या प्री टेस्टिंग कहते हैं। यानी जब आप उन जो आपके क्वेश्चनियर्स हैं उसको लेकर आप एक ट्राई आउट करोगे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो उसे पायलट सर्वे या प्री टेस्टिंग कहते हैं। पायलट सर्वे जो है वो हमारी हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग अ प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द सर्वे। यानी पायलट सर्वे के ज़रिए हमारी ये हेल्प हो जाती है कि हमें एक सर्वे से पहले एक आइडिया हो जाता है, सर्वे से पहले हमें एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह इनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है वगैरह। पायलट सर्वे है, पायलट सर्वे ये क्वेश्चनियर की प्री टेस्टिंग में मदद करता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा सवाल में कमी है या दिक्कत है। यानी जब आप प्री टेस्टिंग करते हैं किसी भी क्वेश्चनियर की, जब प्री टेस्टिंग करते हैं तो प्री टेस्टिंग में हमें क्वेश्चनियर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि इसमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे क्वेश्चन में। पायलट सर्वे हमारी इस तरह से भी मदद करता है, जैसे सवाल ठीक है या नहीं, इंस्ट्रक्शन क्लियर है या नहीं, डेटा कलेक्ट करने वाला काम कैसे कर रहा है, और असली सर्वे में कितना पैसा और समय लगेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं पायलट सर्वे के ज़रिए वो हमें पता चल जाती है। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है किसी पर्सन से जो कि किसी रिमोट गांव में, इंडिया के किसी रिमोट गांव में रहता है, और आप कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड का यूज़ करोगे। आपने सोच के ये बताना है कि अगर कोई शख्स इंडिया के किसी रिमोट एरिया में रहता है तो आपने डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज़ करना है। ओके, देखो यहाँ पर अगर आप पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करोगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है मेल का वो आप मेल यूज़ करोगे तो मेल तो ऐसा आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या वहाँ इंटरनेट है। अगर वहाँ इंटरनेट है तो मेल बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो टेलीफोन एक सबसे बेहतर तरीका होगा यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने का। इसके अलावा आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है पेरेंट्स का,
अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल, इन स्कूल में टीचिंग की क्वालिटी को लेकर। और आगे कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल स्कूल में प्रेजेंट है तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर भी आपने डिस्कस करना है, एक मतलब नोट तैयार करना है कि वहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आगे जो तीनों हमारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, जो तीनों मेथड्स हैं, पर्सनल इंटरव्यू वाला मेथड और मेल्ड इंटरव्यू वाला मेथड और टेलीफोनिक, जो भी हमारा टेलीफोनिक मोड ऑफ डेटा कलेक्शन है। तो इन तीनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक टेबल में इकट्ठा करके दिया हुआ है। जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू की पहले बात करते हैं, ये हाई रिस्पॉन्सिव रेट, इसमें हाई रिस्पॉन्सिव रेट होता है क्योंकि आपने हर किसी पर्सन के पास जाना है, उससे बात करनी है, ये इसके एडवांटेज हैं। उसके अलावा अलो यूज़ ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो ये हाई रिस्पॉन्सिव, एक इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़े थे कि जिनमें ऑप्शन ना हो, यानी ABCD 4 ऑप्शन नहीं हो, ओपन एंडेड आप क्वेश्चन पूछें, वो उसका टेक्स्ट में जवाब दे, एक मतलब स्टेटमेंट के साथ जवाब दे, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें एक और तरीका है कि एम्बिगस क्वेश्चन के बारे में जो क्लैरिफिकेशन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं तो वो आराम से पूछ सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव है, आपको हर किसी के पास जाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोडेंट, इसमें रेस्पोडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो इंटरव्यूअर है वो रेस्पोडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मोर टाइम टेकिंग, और ये टाइम टेकिंग भी थोड़ा लंबा भी है, इसमें टाइम टेकिंग भी लगता है। अच्छा, उसके बाद है मेल्ड इंटरव्यू या मेल्ड मोड ऑफ डेटा कलेक्शंस, ये लीस्ट रिस्पॉन्सिव है, यानी मेल आया, अब किसी की मर्ज़ी है वो रिप्लाई करे या ना करे, ठीक है। तो इसमें एक तो वो है कि वो रिप्लाई करे या ना करे, एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, दूसरा वो गुम हो जाते हैं, जब आप मेल के ज़रिए बाई पोस्ट भेजते हैं तो वो गुम भी हो सकता है। तो ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरिया, लेकिन रिमोट एरिया में पहुंचने के लिए यही एक मेथड है। हमने ऊपर रिमोट एरिया की बात की थी एक्टिविटीज़ में, तो ये वो वाला मेल नहीं है, इंटरनेट वाला मेल नहीं है, बेसिकली ये पोस्ट ऑफिस वाला मेल है। तो पोस्ट ऑफिस में वाला मेल जो है वो हर जगह पे एक्सेसिबल है, तो सबसे बेहतर तरीका रिमोट एरिया में यही हो सकता है। अच्छा, इस पर रेस्पोडेंट पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी आपने क्वेश्चन उसको मेल के ज़रिए भेजा, अब उसकी मर्ज़ी है वो 10 एनिम्यूटी ऑफ द रेस्पोडेंट। जवाब देने वाले की पहचान जो है वो छुपी रह सकती है, इसमें एनिम्यूटी रह सकती है, क्लियर नहीं होगा। और फिर इसमें आप सेंसिटिव क्वेश्चन, प्राइवेट टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस में यह है कि कैनॉट बी यूज बाय इलिटरेट्स, यानी जो अनपढ़ है, इलिटरेट्स है, वो इसको नहीं यूज़ कर सकता। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम है इसमें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने मेल भेजा तो दूसरे की मर्ज़ी है कि वो आपको कब रिप्लाई देगा। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्बिगस स्टेटमेंट के लिए आपको एक्सप्लेनेशन या वो टाइम नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप किसी एम्बिगस ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको समझ नहीं आ रही तो उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ सकते। अच्छा, और फाइनली जो है इसमें आप रेस्पोडेंट का रिएक्शन नहीं देख सकते, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते कि वो किस तरह से आंसर दे रहा है। अच्छा, फाइनली टेलीफोनिक है, ये सस्ता होता है, लो कास्ट है, इसमें रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन द रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट के ऊपर भी जो इंटरव्यूअर है उसका रेस्टोरेंट के ऊपर भी कोई ख़ास असर नहीं होता, तो रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट है। रिस्पॉन्स रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हर कोई जो है टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू दे देता है। अब डिसएडवांटेज ये है कि इसका लिमिटेड यूज़ है, बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें भी रिएक्शन नहीं आप देख सकते क्योंकि आप टेलीफोन के ऊपर हैं, तो आप रिएक्शन को नोट नहीं कर सकते। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो इंटरव्यूअर है वो रेस्टोरेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट है सेंसिस एंड सैंपल सर्वे। सेंसिस आर द कंप्लीट इनमरेशंस, अ सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट। ऐसा सर्वे जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो उसे सेंसिस कहते हैं, या मेथड ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन कहते हैं। इन इंडिया में सर्टेन एजेंसीज ऐसी हैं जो कि
सर्वे कंडक्ट करती हैं, टोटल पॉपुलेशन का सर्वे कंडक्ट करती हैं, तो वो क्या है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया से। अच्छा, इट इज़ कैरिड आउट बाई एवरी 10 ईयर, ये हर 10 साल में ये वाला सर्वे होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का सर्वे रूरल और अर्बन सारा का सारा किया जाता है। तो होस्ट टू होस्ट इंक्वायरी इसमें की जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लगाया जाता है जो घर घर में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, कवरिंग ऑल द हाउस होल्ड इन इंडिया, सारे के सारे हाउस होल्ड को कवर करते हैं, ये वाले घर घर में जाते हैं। तो इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक डेटा होता है, जिसमें बर्थ, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एटसेट्रा, एंड कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, तो ये वाला डिपार्टमेंट क्या है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड देन पब्लिश करता है। तो लास्ट टाइम इंडिया में सेंसस जो है 2011 में हुआ था। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडिया की पॉपुलेशन 121.09 करोड़ थी, जो कि 102.87 करोड़ 2001 में थी। अच्छा, 1991 सेंचुरी 1 यानी 1901 में जो सर्वे हुआ था उसमें इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ कितनी थी, 23.83 करोड़। अच्छा, विद इन ए पीरियड ऑफ 110 ईयर्स तो जो पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन वो 97 करोड़ इंक्रीज़ हुई। अच्छा, द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब था, 2.2% था, किस वाले डिकेड में, 1971 से 81 में। फिर उसके बाद 2001 वाले डिकेड में 1.97% रह गया, जो उसके बाद और थोड़ा सा डाउन हुआ 2001 से 2011 में 1.6% रहा, क्या, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन आर द यूनिवर्स, स्टैटिस्टिक में ऑल आइटम्स को कहा जाता है जो कि अंडर स्टडीज होती है। ऑल आइटम्स अंडर स्टडी, स्टडी में जितनी की जितनी आइटम्स होती हैं, जिन लोगों की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टडी क्लास 11th के बच्चों की करने जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 500 बच्चा है, तो रोल नंबर 1 से लेकर 500 तक ये सारी की सारी क्या है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन है। ओके, तो पॉपुलेशन और द यूनिवर्स इज़ अ ग्रुप टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई, जिसमें हम रिजल्ट, पॉपुलेशन या यूनिवर्स वो ग्रुप होते हैं जिसमें स्टडी का रिजल्ट अप्लाई करने होते हैं, जिसमें हम स्टडी के रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। पॉपुलेशन में वो सभी लोग या आइटम होते हैं जिनके पास सर्वे के पर्पज़ से जुड़ी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, पॉपुलेशन में इज़ ऑलवेज ऑल द इंडिविजुअल और आइटम, वो सारी की सारी आइटम जिनके पास स्टडी के रिलेटेड, जिनमें हमारे सर्वे के पर्पज़ के लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर हो, जुड़ी हो, तो वो सारे के सारे लोग क्या हैं, वो पॉपुलेशन है। ओके, द फर्स्ट टास्क इन सेलेक्टिंग सैंपल, इन सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या है, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड, जब एक बार हमने पॉपुलेशन आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर रिसर्चर सेलेक्ट करता है मेथड ऑफ स्टडी, यानी फिर हमने मेथड ऑफ स्टडी को सेलेक्ट करना है कि हमने किस मेथड के ज़रिए इस स्टडी को अंजाम देना है। प्राइमरी सर्वे कंडक्ट करना है, सेकेंडरी सर्वे कंडक्ट करना है। फिर अगर प्राइमरी सर्वे कंडक्ट करना है तो प्राइमरी सर्वे में हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, पर्सनल इंटरव्यू यूज़ करना है, इंटरव्यू टेलीफोनिक करना है, मेल करना है, एटसेट्रा है। तो इफ़ द रिसर्चर फाइंड दैट सर्वे ऑफ द होल पॉपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर रिसर्चर ये सोचता है कि, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 500 बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो अगर रिसर्चर ये मान के चलता है कि 500 के 500 का सर्वे करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो तब वो क्या करते हैं कि वो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, 500 में से 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उन 100 में से 25 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो रूरल एरिया, 25 बॉयज़ रूरल एरिया के होने चाहिए, 25 बॉयज़ अर्बन एरिया के होने चाहिए, 25 गर्ल्स जो हैं वो भी रूरल एरिया से होनी चाहिए, 25 गर्ल्स जो हैं वो अर्बन एरिया से हो चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अ सैंपल रेफर टू ए ग्रुप और द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच
फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। तो ये वाला सैंपल जो है, इससे क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जो गुड सैंपल होता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, वो स्मॉलर होता है पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन तो पूरी होती है, वो स्मॉलर होता है और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन, यानी अगर हम पूरी पॉपुलेशन की भी स्टडी करें या उस सैंपल की स्टडी करें तो रिज़ल्ट हमारा लगभग सेम आना चाहिए। ओके, तो उसे कहते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमारी क्या है, हम क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हैं। हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन, किसकी इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर की चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ के एग्रीकल्चर लेबर की इकोनॉमिक कंडीशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन होगी ऑल द एग्रीकल्चर लेबर्स, सारे के सारे एग्रीकल्चर लेबर चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या है, वो हमारी पॉपुलेशन है। अब सैंपल क्या होगा, इसमें से 10% लोग, इसमें से 10% जो लेबर होंगे, जो 10% लेबर होंगे वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक सैंपल सर्वे कर रहे हैं 10% ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इन चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आई होप कि आपको पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में फ़र्क जो है वो पता चला होगा। तो मोस्ट ऑफ द सैंपल सर्वे जो हैं, मोस्ट ऑफ द जो सर्वे हैं वो सैंपल सर्वे होते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्वे जो है, जैसे नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वे कंडक्ट कराती है, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के सर्वे नहीं होते, वो एक सैंपल लेके सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। इनको बहुत सारी रीजंस की वजह से प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। तो पहले तो ये होता है कि ये रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, कि एक तो लोअर कास्ट में, एक शॉर्टर पीरियड में। एक तो इन पर खर्चा कम होता है, दूसरा ये क्या है कि टाइम पीरियड जो है बहुत कम टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे लिए। तो एज सैंपल आर स्मॉलर देन पॉपुलेशन, मोर डिटेल अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन से तो कम ही होते हैं, स्मॉलर होते हैं, पॉपुलेशन का एक पार्ट होते हैं। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इन जो एक पार्ट की जब स्टडी करनी है होती है एज़ कम्पेयर टू पूरी पॉपुलेशन, तो उस पार्ट को हम अच्छे से उसकी ईच एंड एवरी डिटेल को हम कलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमें कम नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स चाहिए, तो इस तरह से हमारे लिए बहुत ही आसान होता है कि हम उनको ट्रेन कर सकें। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सैंपल है, ये आप सैंपल कैसे सिलेक्ट करोगे, सैंपल को कैसे सिलेक्ट करोगे आप, सैंपल सेलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके दो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह से आप सैंपल को कलेक्ट करोगे, पॉपुलेशन के सैंपल को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नीचे आने वाली सेक्शंस में हम यही पढ़ेंगे कि फॉलोइंग विल मेक देयर डिस्टिंक्शंस क्लियर। तो नीचे वाली जो सेक्शंस है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। इससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने इस स्टेज पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, तो आपने ये पता करना है कि इंडिया और चाइना का नेक्स्ट सर्वे कब हो रहा है। ओके, इस पर काम करना है आपने, ये पढ़ के आना है। इसके लिए आपने स्टडी करना है, नोट करना है कि इंडिया और चाइना का अगला सर्वे कब होने जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है आपके लिए कि अगर आपने ये स्टडी करना है कि NCERT की जो न्यू टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, उस पर अगर आपने स्टूडेंट्स की व्यू लेनी है, ओपिनियन लेनी है, तो आपका पॉपुलेशन क्या होगा और सैंपल क्या होगा। ठीक है, NCERT की जो क्लास 11th की नई बुक है उस पर अगर स्टूडेंट्स की आप ओपिनियन लेना चाहते हैं तो उसमें आपने ये देखना है, आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये एक्टिविटी करनी है कि उसमें आपका पॉपुलेशन क्या होगा और सैंपल क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है आपकी कि अगर आपने यील्ड, एवरेज यील्ड क्या वीट की इन पंजाब में स्टडी करनी है, तो आपने मुझे ये नोट करना है कि तब आपका पॉपुलेशन कितना होगा और उसका